रूस और यूक्रेन जंग का कौन है असली गुनाहगार? क्या अमेरिका की साजिश है यूक्रेन की जंग? क्या है अमेरिका की कठपुतली नाटो देशों की असलियत? जंग से क्यों बिगड़ने लगी है यूरोपीय देशों की हालत? और क्या है दुनिया पर हर घंटे 3 बम गिराने वाले शांति के मसीहा अमेरिका की खौफनाक सच्चाई? रूस और यूक्रेन की जंग के असली गुनहगारों के बारे में बताऊंगा और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों। रूस और यूक्रेन की जंग अपने पीक पर पहुंच चुकी है, लेकिन इस जंग में यूक्रेन पर रूस जितने बम बरसा रहा है उससे कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल बम मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए आपके हमारे दिल दिमाग पर बरसाए जा रहे हैं। सारी दुनिया की मीडिया जंग से होने वाली बर्बादी, टूटते मकान, बमबारी में मरते मासूम लोगों और जानवरों की तस्वीरें दिखा रही है। ओबामा और बिडेन सहित सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता भावुक ट्वीट कर मारे गए लोगों से सिंपैथी जता रहे हैं। लोगों को जंग की बर्बादी दिखाकर इतना इमोशनली गेम खेला जा रहा है कि इस जंग से कोई पॉलिटिकल या ज्योग्राफियल वास्ता ना रखने वाले तटस्थ यानी न्यूट्रल देश के नागरिक भी अपनी सरकारों से इस जंग में खामोशी इख्तियार करने पर नाराजगी जताते हुए रूस की मुखालफत की मांग कर रहे हैं, जिसमें हमारा अपना मुल्क इंडिया भी शामिल है। तो मैंने सोचा आज आपसे रूस यूक्रेन के मुद्दे पर ही बात की जाए, आपको बताया जाए कि इस जंग के पीछे की असली कहानी क्या है। इससे पहले कि इस सब्जेक्ट पर मैं आपको तफसील से बताऊं, उससे पहले आपको बताता चलूं कि मैं किसी जंग का हिमायती नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जंग करने वाले के साथ जंग के लिए उकसाने वाले को भी, जंग थोपने वाले को भी बर्बादी का गुनहगार समझा जाना चाहिए। तो हम बात करते हैं रूस और यूक्रेन जंग की। तो आज के हालात में भले ही रूस जंग का मुजरिम नजर आ रहा हो, लेकिन गुज़िश्ता दिनों दुनिया में हुई हर जंग की तरह इस जंग का मुजरिम भी अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र ही हैं। इस जंग के पर्दे के पीछे की कहानी समझने के लिए आपको मेरे साथ इंटरनेशनल पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल हिस्ट्री पर नजर डालना होगी। तो आइए बात शुरू करते हैं। दरअसल ये सारा खेल अमेरिका द्वारा सारी दुनिया का चौधरी बने रहने की महत्वाकांक्षा के चलते खेला जा रहा है। ये सारा खेल यूएसए यानी अमेरिका और यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के शीत युद्ध के जमाने से चली आ रही कड़वाहट के चलते खेला जा रहा है। जिस वक्त रूस सोवियत संघ का नेतृत्व करता था, उस वक्त उसे दुनिया में अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर समझा जाता था। आज जो रूस अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, वही रूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के साथ मिलकर जर्मनी, ब्रिटेन और इटली के खिलाफ जंग लड़ रहा था, जो आज अमेरिका के हिमायती बने हुए हैं। वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक अमेरिका और रूस के बीच मतभेद उभरने लगे। वर्ल्ड वॉर के बाद रूस ने ईस्ट यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि बर्लिन को भी घेर लिया। दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने में जुटे अमेरिका को लगा कि कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अहम भूमिका निभाकर हिटलर को हराने वाला यूएसएसआर कहीं ताकत के बल पर अपना विस्तार ना कर ले। हिटलर के जमाने में यूरोप ने जिस तरह ताकत के बूते दूसरे मुल्कों पर अपनी हुकूमत जमाने का जो खेल देखा था, अमेरिका ने वही डर यूरोपीय देशों को दिखाया और अप्रैल 1949 में नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो संगठन की स्थापना कर ली। नाटो के किसी भी एक देश पर हमला सारे नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। इसी मूल सिद्धांत पर बने नाटो संगठन ने शुरुआत में 12 देशों को अपने साथ जोड़ा। आज 30 मुल्क नाटो से जुड़े हुए हैं। नाटो बनने से दुनिया में अमेरिका की रसूख बढ़ने लगी, तो सोवियत रूस ने नाटो के मुकाबले 1955 में वार्सा पैक्ट नाम से एक नया संगठन बना लिया, जिसमें शुरुआती दौर में 7 देश जुड़े, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती घटती रही। अमेरिका और सोवियत रूस के बीच दुनिया पर अपना रसूख कायम करने के लिए कोल्ड वॉर शुरू हो गया। संसाधन से लेकर तकनीक तक उस दौर में सोवियत रूस अमेरिका से कहीं आगे था। अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजने से लेकर अंतरिक्ष में पहला मानव यानी यूरी गगरिन को भेजकर सोवियत रूस ने दुनिया में अपना रसूख बढ़ा लिया। नेचुरल रिसोर्स के इस्तेमाल और न्यूक्लियर बम सहित हथियार बनाने में सोवियत रूस अमेरिका से कहीं आगे निकल चुका था, लेकिन फिर अचानक एक सियासी धमाके ने दुनिया को सकते में ला दिया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने
अपने इस्तीफे के साथ ही सोवियत संघ के टूटने का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते दुनिया का सुपर पावर सोवियत रूस यूक्रेन सहित 15 देशों में बंट गया। अमेरिका की बातें खिल गई। अब सारी दुनिया में अकेली महाशक्ति होने का उसका ख्वाब उसे पूरा होता नजर आने लगा। लेकिन 15 टुकड़ों में बंटने के बावजूद रूस की ताकत जरूर कुछ कम हुई थी, लेकिन वो कमजोर नहीं हुआ था। अपने देश में मौजूद नेचुरल रिसोर्स और दुनिया की सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम होने सहित हथियारों की तकनीक से उसका वजूद कायम रहा। सोवियत रूस के टूटने के बावजूद अमेरिका रूस को घेरने की तमाम कोशिशों में जुटा रहा। अमेरिका ने नाटो का विस्तार कर सोवियत रूस से टूटे देशों के साथ साथ सोवियत संघ से टूटने के बाद भंग हुए वार्सा पैक्ट के देशों को भी नाटो में शामिल करना शुरू कर दिया, जिस पर रूस हमेशा से एतराज उठाता रहा। रूस के एतराज को दरकिनार कर अमेरिका नाटो का विस्तार करता रहा, यहां तक कि 2004 में सोवियत रूस का हिस्सा रहे इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को भी रूस के एतराज के बावजूद नाटो में शामिल कर लिया गया। वर्ष 2008 में सोवियत संघ का हिस्सा रहे जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करने का ऐलान किया गया। रूस ने जॉर्जिया पर हमला बोल दिया और चंद घंटे में ही जॉर्जिया के 2 इलाकों पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया। बाद में जॉर्जिया और यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने से इनकार कर दिया। यहां मैं आपको थोड़ा सा यूक्रेन की सामाजिक स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल यूक्रेन ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जहां ईस्ट यूक्रेन के रहवासियों का झुकाव रूस की तरफ रहा है, तो वहीं वेस्ट यूक्रेन के लोग यूरोप के हिमायती रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन सहित रूस की सीमा से लगे तमाम देशों को नाटो में शामिल कर अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सेना से रूस को घेर कर उसकी सरहद पर अपने हथियार और मिसाइलें तैनात करना चाहता है। रूस को यह हरगिज गवारा नहीं है और इसीलिए वो यूक्रेन सहित सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों को नाटो में शामिल करने पर हमेशा ऐतराज उठाता रहा। बल्कि वो 1997 के बाद नाटो में शामिल हुए 14 देशों को भी नाटो से बाहर करने की मांग करता रहा है। हाल ही में जब अमेरिका की शे पर यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की कोशिश शुरू की, तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस बार फिर कड़ा ऐतराज जताया। इसके बावजूद जब यूक्रेन ने नाटो से पींगे बढ़ानी शुरू की, तो रूस ने उसे गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी। लेकिन जब इस चेतावनी का भी यूक्रेन पर कोई असर नहीं हुआ, तो पुतिन ने यूक्रेन की सीमा पर फौज को तैनात कर दिया, जंग का अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन नाटो या यूं कहो कि अमेरिका के शे पर यूक्रेन ने तीखे तेवर दिखाना जारी रखे और रूस को मजबूरन हमले का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। अब अमेरिका और नाटो के सामने रूस के खिलाफ कार्रवाई करने के 2 ही रास्ते थे। पहला तो यह था कि वो नाटो सेना लेकर रूस पर हमला कर दे या फिर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध यानी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दे, आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ दे। चूंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं था, लिहाजा नाटो सेनाएं सीधे तौर पर रूस के हमले का जवाब देने में यूक्रेन की सैन्य मदद नहीं कर सकती थी। और फिर रूस के सख्त रुख को देखते हुए यह भी मुमकिन था कि नाटो के रूस पर हमले के विरोध में अन्य रूस समर्थक जो देश थे वही जंग में शामिल हो जाते और यह जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाती। यहां यह बताना जरूरी समझता हूं कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दुनिया भर के न्यूक्लियर वेपन्स पर सालाना रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सिप्री की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में फिल वक्त 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से अमेरिका के पास 5,800 और रूस के पास 6,255 यानी अमेरिका से कहीं ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और शायद इसीलिए जंग की बजाय इकोनॉमिक सैंक्शन का रास्ता चुना गया, जिसके तहत रूस पर कई तरह की कारोबारी पाबंदियां लगा दी गई। उसे दुनिया के कारोबारी प्लेटफॉर्म पर स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया। स्विफ्ट 200 देशों की हजारों कारोबारी संस्थाओं से जुड़ी एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर वैश्विक कारोबार चलाया जाता है। जर्मनी ने रूस और जर्मनी के बीच गैस सप्लाई की पाइपलाइन के लाइसेंस प्रोसीजर को भी रोक दिया। 1250 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन रूस के साइबेरिया से जर्मनी तक बाल्टिक सागर के जरिए बिछाई गई है। लगभग $11 बिलियन की यह परियोजना 2021 में ही पूरी हो चुकी है और जर्मनी से लाइसेंस मिलते ही रूस इस पाइपलाइन के जरिए जर्मनी सहित यूरोप को 155 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस सप्लाई करने वाला था, जिससे यूरोप को न सिर्फ सस्ती नेचुरल गैस मिलती बल्कि रूस को भी आर्थिक फायदा होता। सवाल यह उठता है कि क्या नेचुरल रिसोर्स से भरपूर रूस जैसी आर्थिक ताकत पर इस तरह की कारोबारी पाबंदियां लगाना संभव है?
तो आइए आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताता हूं कि इन पाबंदियों से जितना नुकसान रूस का होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान यूरोपीय देशों सहित रूस से कारोबार बंद करने वाले मुल्कों को भी झेलना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार है जो दुनिया का 32% है। वर्ष 2021 में ही रूस ने यूरोपीय यूनियन को 155 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई की है, जो यूरोपीय यूनियन द्वारा इंपोर्ट की जाने वाली गैस का 45% और इस गैस से यूरोपीय यूनियन की 40% गैस जरूरतें पूरी होती हैं। रूस से गैस ना मिलने पर जंग के बाद से यूरोप में गैस के भाव अब तक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को छू चुके हैं। रूस के पास दुनिया का 12% तेल भंडार है। रूस से ऑयल की सप्लाई बंद होने से क्रूड ऑयल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक जा पहुंची हैं, जो पिछले दशक का सबसे हाईएस्ट दाम है। इस मामले में अरब देशों ने तेल की सप्लाई बढ़ाने से अमेरिका को साफ इनकार कर दिया है। यहां तक कि खुद यूएई में भी तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। रूस से कोयला ना मिलने पर कोयले के भाव $400 प्रति मीट्रिक टन तक जा पहुंचे हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन गेहूं, एल्युमिनियम और निकल जैसी मेटल के भी बहुत बड़े उत्पादक हैं, जिनका इस्तेमाल गाड़ियां और फोन बनाने में किया जाता है। रूस यूक्रेन से गेहूं ना मिलने की वजह से पेरिस में गेहूं €400 प्रति टन बिकने लगा है। यह पिछले 14 सालों का सबसे महंगा दाम है। रूस से इस्पात ना मिल पाने की वजह से लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्युमिनियम $3800 प्रति टन, तो कॉपर अभी तक के सबसे महंगे दाम पर बिक रहा है। और यह हालात तो तब हैं जब जंग शुरू हुए अभी मात्र 15-20 दिन हुए हैं। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर जंग लंबी खिंची तो क्रूड ऑयल का भाव 185 से लेकर $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इससे सारी दुनिया में महंगाई अपने 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। यानी दुनिया की चौधराहट का ख्वाब देखने वाले महत्वाकांक्षी हुक्मरानों के ईगो की बदौलत होने वाली जंग के नतीजे इस दुनिया को कई दशक तक भुगतने होंगे। कोई भी जंग यकीनन दुनिया को नुकसान पहुंचाती है। जंग में जान माल सभी का नुकसान होता है और यही बात आज दुनिया भर का मीडिया समझाने में लगा है। अमेरिका राष्ट्रपति बिडेन हो या बराक ओबामा, आज सभी भावुक ट्वीट कर खुद को शांति का मसीहा साबित करने पर आमादा हैं। आज अमन के पैरोकार बने ओबामा से याद आया कि ओबामा के कार्यकाल के दौरान सिर्फ वर्ष 2016 में ही अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन और पाकिस्तान जैसे देशों पर 2617 बम गिराए थे। यानी 72 बम प्रतिदिन, यानी प्रति घंटे 3 बम इन देशों पर गिराए जाते थे। क्या इन बमों से सिर्फ तथाकथित आतंकवादी ही मारे जाते थे? आज यूक्रेन की टूटती इमारतें, मरते सिविलियन, लहूलुहान होते बच्चे, बूढ़े और महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट करने वाले अमेरिकी हुक्मरान ये क्यों भूल गए कि उनके गिराए बमों से भी लोगों के आशियाने टूटे थे। मासूम बच्चे मारे गए थे, महिलाएं और बूढ़े जख्मी हुए थे, लेकिन उस वक्त किसी मीडिया के कैमरे को मासूमों का खून दिखाई नहीं दिया, मानव अधिकारों की याद नहीं आई, इंसानियत खतरे में नहीं दिखी, जंग करने वालों की हैवानियत नजर नहीं आई, क्योंकि अमेरिका की बमबारी के शिकार ये देश न सिर्फ कमजोर थे बल्कि इनसे किसी को खतरा भी नहीं था। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग में हालात अलग हैं। रूस की जीत से दुनिया में रूस न सिर्फ फिर से ताकतवर हो जाएगा बल्कि अमेरिका की एकमात्र चौधराहट को भी चुनौती देगा। मुझे खुशी है कि इस जंग में मेरा अपना देश भारत तटस्थ यानी न्यूट्रल रोल में है। आज अमेरिका और उसके इशारों पर चलने वाले देशों और उनके स्पॉन्सर्ड मीडिया के साइकोलॉजिकल गेम में फंसकर हमारे अपने देश के जो लोग भारत सरकार के तटस्थ रुख को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि दो व्यक्तियों और दो सुपर पावर देशों के बीच रिश्ते निभाने के तरीके में फर्क होता है। इसे हमारे देश की भौगोलिक स्थिति समझने की कोशिश कीजिए। आज अगर चीन हमारे सभी पड़ोसी देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से फौजी रिश्ते बनाकर इन देशों से लगी हमारी सरहदों पर मिसाइल, बम वगैरह तैनात कर देगा तो हम कैसा महसूस करेंगे? ठीक वैसा ही अमेरिका या नाटो के घेरे से त्रस्त पुतिन भी अपने देश की सुरक्षा के लिए सोच रहे होंगे। और फिर इस जंग में भारत के न्यूट्रल रुख की मुखालफत करने वालों को यह भी याद रखना चाहिए कि रूस और भारत के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान जब अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान की मदद के लिए नौसेना के जहाज भेज दिए थे, तब रूस ने ही भारत की मदद के लिए अपनी नौसेना का बेड़ा भेजकर अमेरिका और ब्रिटेन के नौसेना बेड़ों को खदेड़ा था।
अगर ताजा मामलों की बात करें तो आज भी हमारे 66% रक्षा उपकरण रूस से ही आते हैं। वर्ष 2021 में हमारे देश ने रूस को $3.3 बिलियन का सामान भी एक्सपोर्ट किया है। भारत के लिए रूस आज भी अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद दोस्त है और शायद इसीलिए भारत ने यूएनओ में रूस के खिलाफ तटस्थ रुख अपनाकर जो किया वो सही किया। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि जंग में मरते लोगों से कोई सिंपैथी ना रखी जाए। लिहाजा इंसानियत के नाते भारत के नागरिक चाहें तो यूक्रेन के युद्ध पीड़ितों के लिए रुपया, पैसा, कपड़े या दिगर राहत सामग्री भेज सकते हैं, लेकिन भारत सरकार का न्यूट्रल रहना बिल्कुल सही फैसला है, जिसका हम सबको सम्मान और समर्थन करना चाहिए। मुझे जंग पर साहिल लुधियानी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतिजाज कल देगी। बहरहाल ये थी रूस और यूक्रेन की जंग की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।